कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम पेडागोजी के टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 5 वीडियो है। जैसा कि आपके इल्म में है कि कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में हमने एक प्लेलिस्ट में पेडागोजी के एमसीक्यूज़ का सीरीज़ शुरू कर रखा है, जिसमें से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जहाँ आप फ्री पीडीएफ के साथ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेलिस्ट को डिस्कवर करके वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ फ्री पीडीएफ के साथ आपको बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन? एजुकेशन में असेसमेंट की प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इसका राइट आंसर गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी है, टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। असेसमेंट की जो प्राइमरी पर्पस है, जो मेन मकसद है, वो स्टूडेंट की जो लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो क्या लर्न करते हैं स्कूल में, क्लास में, उसको इन्हांस करना, उसको बढ़ाना, उसको ज़्यादा करना, यही असेसमेंट की मेन मकसद है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट के एक टाइप है, इसको किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑनगोइंग असेसमेंट यूज टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड फीडबैक। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम उस असेसमेंट को नाम देते हैं जो कि ऑनगोइंग असेसमेंट हो, मतलब जो लेक्चर के दौरान, क्लास के दौरान या कोर्स के दौरान ही असेस किया जाता है। मतलब ये फाइनल असेसमेंट नहीं होती जो एंड में हम एग्ज़ाम लेते हैं। Question number 3, which assessment method is used to evaluate a student's overall knowledge at the end of a course? अब यहाँ पर यही क्वेश्चन बन रहा है कि स्टूडेंट्स की ओवरऑल नॉलेज की असेसमेंट लेना, मतलब कि कोर्स के एंड में, जब कोर्स एंड हो, सेमेस्टर एंड हो, एनुअल एग्जाम की एंड हो, तब हम जो असेसमेंट लेते हैं उसको क्या नेम देते हैं? तो गिवन ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, समेटिव असेसमेंट। उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है, जो कि सेमेस्टर के एंड में, एनुअल सिस्टम के एंड में या कोर्स के एंड में असेसमेंट किया जाता है या लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अथेंटिक असेसमेंट आर डिज़ाइंड टू। अथेंटिक असेसमेंट किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, असेस रियल वर्ल्ड स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो रियल वर्ल्ड की जो स्किल्स है, महारत है, या जो नॉलेज है रियल वर्ल्ड की, उसको अप्लाई करना, उसको अप्लाई करने के बाद असेस करना, इसको अथेंटिक असेसमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट? ये असेसमेंट के दो टाइप्स है, वैसे तो बहुत है, लेकिन इन दो टाइप्स के दरमियान हमने यहाँ पर डिफरेंस को बताना है कि कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नॉर्म रेफरेंस compared students to a specific standard while criterion reference assesses relative performance। मतलब जो क्राइटेरियन रेफरेंस होती है, इसमें हमने एक स्टैंडर्ड को सेट किया हुआ होता है और उसके साथ हम स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं, जबकि नॉर्म रेफरेंस में हम स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ, यानी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या रैंक उसमें देते हैं या ग्रेड देते हैं, उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रूब्रिक्स इन असेसमेंट आर प्राइमरली यूज्ड टू। रूब्रिक क्यों यूज़ किया जाता है असेसमेंट में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रोवाइड स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट वर्क। मतलब हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया को प्रोवाइड करते हैं, यानी ग्रेड्स या रैंक रखते हैं, उस स्केल को हम रूब्रिक कहते हैं असेसमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की एग्जाम्पल क्या है गिवन ऑप्शंस में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसे राइटिंग। इसे राइटिंग एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की। क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट? अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि वैलिडिटी या रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट करता है? उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, साइकोमेट्रिक्स कहा जाता है जब हम एक असेसमेंट की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन के वैलिडिटी या रिलायबिलिटी के प्रोसेस को रेफर करते हैं, तो इसको साइकोमेट्रिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में यही पूछा जा रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट डज वैलिडिटी रेफर टू? हमने पिछले क्वेश्चन में वैलिडिटी की बात की, तो वैलिडिटी
किसे कहा जाता है, खासकर असेसमेंट के कंटेक्स्ट में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, द डिग्री टू विच एन असेसमेंट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। मतलब वो डिग्री, वो स्केल या वो पैमाना जो हमने सेट किया हुआ होता है कि उसमें हम असेसमेंट को मेजर करते हैं तो क्या हमारे साथ आना चाहिए, उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। अगर उससे हट कर आए तो फिर वैलिडिटी या रिलायबिलिटी फिर सही नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, which assessment strategy focuses on students' ability to apply their knowledge to new situations? इसमें से कौन सा नेम दिया जाता है उस असेसमेंट को जब हम स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी होती है या जो नॉलेज होती है उसको न्यू सिचुएशन, इस न्यू सिचुएशन को आप रियल वर्ल्ड भी कह सकते हैं, तो इसके साथ हम अप्लाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसको हम अथेंटिक असेसमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन? टेस्टिंग और एवाल्यूएशन की जो प्राइमरी पर्पस है, मेन मकसद है, वो क्या है एजुकेशन में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मेजर लर्निंग आउटकम्स। जो लर्निंग आउटकम्स है, जो स्टूडेंट्स सीखते हैं क्लासेस के दौरान, लेक्चर्स के दौरान, उसको मेजर करना, यही मेन मतलब होता है टेस्टिंग का या इवैल्यूएशन का। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कंटिन्यूअस असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो लर्निंग के दौरान, क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान या खासकर कोर्स के दौरान, फर्स्ट करें 4 महीने का या 6 महीने का सेमेस्टर है तो पूरे सेमेस्टर के दौरान जो लिए जाते हैं असेसमेंट, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। Question number 13. A teacher observes a student's behavior and performance in various classroom activities. This is an example of. एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को या स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है या जो एक्टिविटीज़ है उसको क्लासरूम एक्टिविटीज़ के दौरान मुख्तलिफ तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट का। ये ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट का एग्जाम्पल हुआ कि एक टीचर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस वगैरह को क्लासरूम एक्टिविटीज़ के दौरान ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल कंस्ट्रक्टेड टेस्ट? तो इसमें से कौन सी जो दिए गए ऑप्शंस है, इसमें से कौन सी एक ऐसी खासियत है जो कि वेल कंस्ट्रक्टेड टेस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक बन सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बाइस फ्री लैंग्वेज। मतलब कि जिसमें से बाइसनेस ना हो, जिसमें से एक तरफा जो लैंग्वेज है इस तरह को यूज़ ना किया गया हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये वेल कंस्ट्रक्टेड टेस्ट है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को अगर आप गौर करें, एम्बिगुअस क्वेश्चन को, लिमिटेड कवरेज ऑफ कंटेंट को या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर को, तो ये तो मुश्किलात पैदा करती है ना, तो ये वेल कंस्ट्रक्टेड टेस्ट में शुमार नहीं किए जाते। Question number 15. Which assessment approach focuses on comparing a student's performance to a predetermined standard or benchmark? तो उसको हम क्या नेम देंगे जो कि प्रीडिटरमिन्ड स्टैंडर्ड या बेंचमार्क रखा हुआ होता है, उसके साथ हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में ग्रेडिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट हम उसको कहते हैं जब हम किसी स्टूडेंट्स को प्रीडिटरमिन्ड स्टैंडर्ड या बेंचमार्क या हमने कुछ स्टैंडर्ड रखे हुए होते हैं, कुछ स्केल्स रखे हुए होते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं। Question number 16. The process of aligning assessment methods with learning objectives is known as. ऐसी प्रोसेस जिसमें से हम जो असेसमेंट के मेथड से उसको हम अलाइन करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ, तो इसको हम क्या नेम देते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, असेसमेंट मैपिंग। हम असेसमेंट को अलाइन करते हैं तो इसलिए हम इसको असेसमेंट मैपिंग का नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. अ टीचर गिव्स अ प्री टेस्ट टू एट द बिगिनिंग ऑफ अ यूनिट टू गेज स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज दिस? ऐसा जो प्री टेस्ट हो या जो भी हो, जो टीचर देता है अपने स्टूडेंट्स को उसके प्रायर नॉलेज को जानने के लिए, मतलब लेक्चर से पहले कोई टॉपिक हो, वो पढ़ाई नहीं हो अभी, और स्टूडेंट्स से उसके मुतालिक टेस्ट लिया जाए, सवाल किए जाए, तो उसको हम क्या नेम देंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। मतलब कि हम डायग्नोस करें स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को या उसके नॉलेज को कि इसके नॉलेज में क्या क्या कमी है, तो लेक्चर के दौरान फिर वो अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, तो इसके लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following is a disadvantage of using only traditional pen and paper tests for assessment? डिसएडवांटेज क्या है अगर हम ट्रेडिशनल पेन और पेपर को यूज़ करें असेसमेंट के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए है लिमिटेड कवरेज ऑफ कंटेंट की जाती है। अगर हम ट्रेडिशनल जो हम पेन यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए, तो इस पे फिर जो कंटेंट है वो लिमिटेड कवरेज उसकी होगी, मतलब कि हम ज़्यादा कंटेंट को कवर नहीं कर सकते, हम ज़्यादा कुछ शामिल नहीं कर सकते या असिस्ट नहीं किए जा सकते अगर हम ट्रेडिशनली पेन और पेपर को यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट ये ज़रूरी टाइप से इसको आपको याद रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू रैंक एंड कंपेयर स्टूडेंट्स टू ईच अदर। अगर हम स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ या ग्रुप्स में उसको हम कंपेयर करें तो इसको हम नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कहते हैं। अगर हम किसी खास ग्रेड्स या इस तरह के कुछ बेंचमार्क रखें तो उसके साथ हम इसको असेस करें तो इसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट कहते हैं। Question number 20. A teacher uses a variety of assessment methods such as quizzes, projects, and discussions to gather a comprehensive understanding of a student's learning progress. This approach is an example of dash. तो अगर इस टीचर है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की असेसमेंट लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म के असेसमेंट में जैसे कि क्विज़ भी आ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स भी आ जा सकते हैं, या डिस्कशन या ग्रुप डिस्कशन, इस तरह के कुछ भी तरीके वो यूज़ कर सकते हैं असेसमेंट के लिए। तो ये कौन से अप्रोच का एग्जांपल बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये होलिस्टिक असेसमेंट, मतलब इसमें सब कुछ शामिल किया जाता है, तो इसलिए इसको होलिस्टिक असेसमेंट कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, which assessment method focuses on observing a student's real world application of knowledge and skills। अगर हम फोकस करें ऐसे असेसमेंट में जिसमें से स्टूडेंट्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे फोकस करें, खासकर जो उन्होंने नॉलेज गेन की हो या स्किल्स हो उसके पास, उसको हम रियल वर्ल्ड या न्यू सिचुएशन के साथ उसको ऑब्जर्व करना चाहें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अथेंटिक असेसमेंट हम उसको कहते हैं, ऐसे असेसमेंट को जिसमें स्टूडेंट्स की जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या जो न्यू सिचुएशंस है उसको डील करने का या उसके मुतालिक जो नॉलेज है या स्किल्स है उसको हम असेस करें तो उसको हम अथेंटिक असेसमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी इन असेसमेंट। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें से कि वो वैलिडिटी की कंसेप्ट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द एक्सटेंट टू विच एन असेसमेंट मेजर्स व्हाट इट्स इंटेंडेड टू मेजर। ऐसा एक्सटेंट या ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पर हम असेसमेंट को मेजर करें, मतलब असेसमेंट को जो हमने मेजर करना होता है, जो हमने मालूम करना होता है कि ये चीज़ हमने मालूम करनी है स्टूडेंट्स में या इसको असेस करना है, इसका एग्जामिन करना है, उसके लिए जो हम एक ख़ास एक्सटेंट रखते हैं, एक ख़ास एरिया बना देते हैं, तो उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। अगर उस एरिया से या उस जो हमने बेंचमार्क रखा हुआ होता है उससे निकल जाए तो फिर उसको हम वैलिडिटी नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिज़ाइनिंग असेसमेंट्स व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जब हम असेसमेंट को बनाते हैं तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर असेसमेंट क्राइटेरिया। मतलब हम असेसमेंट के लिए, हम एग्ज़ाम लेने के लिए हम क्राइटेरिया के बेस को प्रोवाइड करते हैं, यही हमारा मेन मतलब होता है जब हम असेसमेंट को डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट अप्रोच। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट को हम यूज़ करते हैं तो इसका मेन एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, क्या क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज। क्योंकि हम इसमें क्राइटेरिया सेट किए हुए होते हैं, एक ख़ास बेंचमार्क जो होता है या रैंक जो होता है उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, इसलिए ये फोकस करता है कि कोई ख़ास स्पेसिफिक स्किल हो या नॉलेज हो उसमें वो स्टूडेंट्स मास्टर कर ले, मतलब वो उस पे अच्छे तरीके से अबूर हासिल कर ले, वो मास्टरी बन जाए उस स्किल्स का या नॉलेज का। इस यही मेन मतलब है या मेन एडवांटेज है, फ़ायदा है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट अप्रोच का। इस तरह मज़ीद एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेलिस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं जिसपे से हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है, जैसे कि जनरल नॉलेज है, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश का ग्रामर है, इसके अलावा पाक स्टडी, इस्लामियात और मुख्तलिफ़ किस्म के और हमने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं हर सब्जेक्ट के लिए, जहाँ से आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं और फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।